तो दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करंट अफेयर्स वाली प्रैक्टिस टेस्ट को, जिसको हम लोगों ने शुरू किया है। आप चाहे जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी या यूपीपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण है। आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे दृष्टि, आईएएस, पीडब्ल्यू, विजन इत्यादि सभी महत्वपूर्ण स्रोतों से लेकर ये प्रश्न बनाए गए हैं आपके लिए दोस्तों। चाहे जो भी एग्जाम हो, सारे के सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होंगे। तो आप एक भी प्रश्न को मिस न करिएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्वीकृत कपास उत्पादकता मिशन किस अवधि के लिए लागू किया गया है। तो दोस्तों ये लागू किया गया है 2026 से 31 यानी 5 सालों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये कपास उत्पादकता मिशन क्या है कि कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना, उनकी ब्रांडिंग, उनके उत्पादन और उनका एक्सपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कपास उत्पादकता मिशन 2026 से 31 के लिए दोस्तों ये लागू किया गया है। बहुत अच्छा। आगे हम यहाँ पर दूसरा वाला देखें तो यहाँ आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, कॉटन जो होता है, ये यहाँ पर कॉटन के बारे में है दूसरा प्रश्न। कस्तूरी कॉटन भारत ये एक पहल है। कह रहे हैं इसका संबंध किससे है। कस्तूरी कॉटन पहल, इसका संबंध किससे है। तो देखते ही लग गया होगा कि ये कॉटन से संबंधित है, यानी कपास ब्रांडिंग एवं प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो ये बी हो जाएगा, यही है। तो यानी कपास को ही इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर यही होगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं, तो वही जो अभी मैंने बताया था उसी से रिलेट करके ये भी है, कपास की ब्रांडिंग एवं प्रमाणीकरण के लिए। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें, जो तीसरा वाला आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन मेथेनॉल प्लांट किस बंदरगाह पर स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला बंदरगाह बेस्ड ग्रीन मेथेनॉल प्लांट किस बंदरगाह पर स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों मोदी के गृह राज्य जो गुजरात है, गुजरात में ही दोस्तों एक वहाँ पर ये बंदरगाह है दीनदयाल पोर्ट, जिसे हम लोग कांडला, इसका पुराना नाम कांडला है, नया तो इसका दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। तो यहीं पर ये बंदरगाह जो ग्रीन मेथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मेथेनॉल, आजकल जो थोड़ा इन्वायरमेंट से जोड़ के प्रश्न होते हैं, वे आपसे बहुत ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। आगे जरा हम लोग यहाँ देखें आपके चौथे वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट दीपक मुख्यतः किस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं, यहाँ जो सड़क सीमा संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, तो ये क्या करता है कि ये जो बॉर्डर के एरिया के जो रोड होते हैं उनको बनाने, उनको मैनेजमेंट का कार्य करता है। तो उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आया दोस्तों दीपक। तो ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जो तिब्बत वगैरह एरिया में जो है बॉर्डर एरिया में, वहाँ पर सड़क वड़क बनाने का मैनेजमेंट कार्य करेगा। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ देखें पांचवा वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, आजकल एआई से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी के क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय एआई कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी एआई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। तो इसमें कुल 15,000 एआई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, 15,000 रुपये। आगे जरा हम लोग देखें, ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत सारे अब बनेंगे, तो जिसे आपको वहाँ पर कंफ्यूज किया जाएगा जो फैक्ट बेस्ड हैं। तो यहाँ देखें हम लोग को अगला प्रश्न छठे वाले को, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत का पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, भारत का पहला, खास करके जो पहला या फिर कुछ नया होता है वो ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। तो भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर किस जिले में विकसित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह हजारीबाग, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, हजारीबाग में। झारखंड का जो हजारीबाग जिला है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये जो पर्ल फार्मिंग क्लस्टर के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो थी वो कब आई थी, वो 2020 में आई थी। तो इसे भी याद कर लेंगे, इसी से जोड़कर है ये। आगे जरा हम लोग यहाँ देखें, तो सातवें वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन यानी विकलांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत
एसिड अटैक पीड़ितों की परिभाषा में किसे शामिल करने का निर्देश दिया है। तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस देखा होगा दोस्तों। तो जैसे क्या होता था पहले कि किसी अगर मान लीजिए कोई लड़की है उसके ऊपर एसिड अटैक होता था चेहरे वगैरह पर, तो उसे ही एसिड अटैक में माना जाता था। लेकिन बहुत सारा अटैक ऐसा भी होता था कि जबरन बलपूर्वक उस लड़की को एसिड पिला दिया जाता था, वो संज्ञान में नहीं आ पाता था किसी, क्योंकि जो दिखता है वही लोगों को दिखता है और जो छिप जाता है वो लोगों को नहीं दिखता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बलपूर्वक एसिड निगलने या पिलाने का बाध्य किया जाता है व्यक्तियों को, तो उसको भी ये एसिड अटैक में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग अगर देखें 8वें वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली, फिर आ गया भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग प्रणाली किस टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मल्टी लेन फ्री फ्लो, फ्री मतलब आपको वहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा। आजकल देखते हैं टोल प्लाजा पर वसूली करने के लिए जो लगाया जाता है तो वहाँ पर रुकता है, आपका जो फास्टैग होता है स्कैन करता है, गाड़ी रुकती है तब वो स्कैन करता है तो आप जाते हो। लेकिन वहाँ पर गुजरात में दोस्तों एक चोयारसी टोल प्लाजा है, तो वहाँ पर क्या किया गया है कि गाड़ी वहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से जाएंगे, ऑटोमेटिक वो आपको वहाँ से वो आपका पैसा कट जाएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा नई तकनीक आई है। तो टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाले में आपको ये पूछा जा सकता है। आगे देखें यहाँ पर, ये आपका हो गया 8वां हो गया। हम लोग 9वें में अब चलते हैं। तो यहाँ 9वें में देखें हम लोग, और एक बात यहाँ पर और दोस्तों बनाना भूल गया, ये जो चोयारसी टोल प्लाजा है ये कौन से नेशनल हाईवे पर है। तो जो नेशनल हाईवे यानी NH 48 पर है ये। तो इसको ये भी पूछा जा सकता है NH 48 पर कहाँ है ये, गुजरात के चोयारसी टोल प्लाजा। आगे देखें यहाँ हम लोग 9वें वाले में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है पंचडोरी पहल। तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे एक एक चीज़ को। पंचडोरी पहल में पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट भारत के किस रेशम को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई के साथ जोड़ा गया है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो एरी रेशम, रेशम जानते हैं भारत में 4 तरह के रेशम पाए जाते हैं, मूंगा रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मलबरी रेशम, ये सभी भारत में पाए जाते हैं। लेकिन आप पंचडोरी पहल में जो नॉर्थ ईस्ट के किस रेशम को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई के साथ जोड़ा गया है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका ये एरी रेशम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, एरी। एरी का मतलब आप लोग जानते हैं, एरी का मतलब जैसे देखेंगे ना कि अहिंसा होता है। अहिंसा इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो होते हैं इसमें जो मतलब होते हैं उसमें कीड़े, उनको बिना मारे इसको निकाला जाता है, तो इसीलिए इसको अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 10वें वाले में लिपुलेख दर्रा किन, यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये आपको स्टैटिक्स में भी काम देगा। लिपुलेख दर्रा आप लोग तो पढ़े होंगे दोस्तों, लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो लिपुलेख दर्रा जो है यह किन 3 देशों के त्रिजंक्शन यानी ट्राई जंक्शन के निकट स्थित है। तो मेरे भाई स्वाभाविक सी बात है, उत्तराखंड यानी भारत, और उसके बाद कौन होगा, नेपाल होगा, चीन होगा, स्वाभाविक सी बात है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे देखें यहाँ हम लोग अगले वाले में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम का 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य ये है OCI सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। OCI का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ ओवर सिटीजन इंडियन, यानी ऐसे इंडियंस जो वीज़ा लेकर हमेशा के लिए विदेश गए हैं, वहाँ विदेश में रह रहे हैं, तो उनको जो है OCI बोला जाता है। तो उन्हीं की सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 में किया गया है। नागरिकता संबंधित प्रावधान आप लोग जानते होंगे, हमारे संविधान के भाग 2 वाले में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ 12 वाले में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2026-27 के लिए ब्रिक्स इंटरप्रेन्योर अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये क्या है, ये ब्रिक्स इंटरप्रेन्योर अलायंस ग्लोबल फोरम क्या है दोस्तों। तो ये जो ब्रिक्स देश है, आप लोग ब्रिक्स के बारे में जानते हो, नाम से ही लग रहा है। तो यहाँ ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये जो ब्रिक्स है, इन देशों के जो व्यावसायिक हैं, जो व्यापारी हैं
और जो खास करके जो व्यवसाय करने वाले हैं, उद्यमी लोग हैं, इनका एक तरह का ये एलायंस था, इनका एक तरह का ये मिलन था। तो यही है यहाँ पर किसे अध्यक्ष चुना गया था, इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसे चुना गया था दोस्तों? तो यहाँ पर ये भास्कर ज्योति, क्योंकि भारत की चुना गया था इसीलिए चर्चा में है, तो ये भास्कर ज्योति सोनेवाल को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये जो भास्कर ज्योति सोनेवाल थे दोस्तों, ये कहाँ के हैं? तो ये असम के हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा चर्चित हैं वहाँ के, तो इन्हीं को चुना गया था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 13 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर निजी स्व वित्त पोषित विद्यालयों में EWS एवं वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बड़ा ही बढ़िया सा सवाल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। किस धारा के अंतर्गत निजी व स्व वित्त पोषित विद्यालयों में, यानी प्राइवेट या फिर जो प्राइवेट तरह के विद्यालय होते हैं उसमें EWS एवं वंचित वर्ग को 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उस धारा का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो धारा यहाँ पर कौन होगी दोस्तों? यहाँ पर आपका हो जाएगा धारा 12(1)(c). ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि भारत ने हाल ही में आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य सेवा पहल का क्रियान्वयन किस देश में किया है? तो आरोग्य मैत्री सेवा पहल का क्रियान्वयन किस देश में किया है भारत ने? तो दोस्तों ये जमैका में किया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ पर ये जमैका में यह पहल दोस्तों भारत ने क्रियान्वयन इसका किया है, इसके याद रखे रहेंगे। आगे देखें यहाँ पर अगर हम लोग इसे 15 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चित वानिकी आपको वन से संबंधित लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है। वानिकी का यहाँ इसलिए फुल फॉर्म दे दिया कि आप इसे वन न समझ लें, वन वाला वानिकी। वाइस AI फॉर नेशनल वाइड की इंटरवेंशंस प्रणाली का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है कि आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे 112 जो होती है, तो उस पर खास करके गांव के या जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हो तो बात करने में थोड़ा सा अक्षम होते हैं कि उनसे हिंदी में बात किया जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में, चाहे वो जिस एरिया से हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में अपनी बात को वहाँ पर रख सकती हैं, तो वहाँ पर उनकी बात को समझ लिया जाएगा। तो यही है, आपातकालीन हेल्पलाइन में बहुभाषी AI की सहायता के लिए ये वानिकी चर्चा में आया था, तो इसे याद रखे रहेंगे वानिकी को। आगे यहाँ पर देखें हम लोग, देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में, हाल ही में शुरू किया गया जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अभी चर्चा में था एक जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह क्यों ज़्यादा चर्चा में था, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जननी का मतलब मेरे भाई माँ होता है, यानी जच्चा बच्चा से ही संबंधित होगा, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होने से पहले, पैदा होने तक और पैदा होने के बाद तक की जो सारी सेवाएं हैं, सुविधाएं, उनका डिजिटलीकरण माध्यम से उनकी सेवाएं उपलब्ध कराना, यही है। आगे अगर यहाँ देखें हम लोग, देखिए यहाँ जल जीवन मिशन 2 का यहाँ के बारे में दिया है। 17 वाले में जल जीवन मिशन 2 लागू करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो मिजोरम ने किया है, जोर लगाकर मिजोरम ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। मिजोरम भी उस राज्य में शामिल हो गया कि जहाँ पर सारे की मतलब वहाँ की पूरी आबादी नल और जल से जुड़ गई है। आगे देखें, यहाँ आगे आपसे 18 वाले में पूछा जा रहा है 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मेरे भाई आप तो जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे, तो शुभेंदु अधिकारी, जो कभी मोदी जी इन पर बहुत कटाक्ष करते थे, इन्हीं पर CM जब ये बने थे तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि भाई इतना बड़ा भ्रष्टाचारी को आपने कैसे बना दिया। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब दूसरी पार्टी में कोई नेता होता है भ्रष्टाचारी, अपने में आ जाता है तो वो सदाचारी हो जाता है। आगे देखें यहाँ हम लोग, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 10 मई 2026 को तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई विजय थालापति बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे थे, तो इनको जोसेफ विजय नाम वैसे तो इनका है, लेकिन इन्हें थालापति वहाँ के लोग कहते हैं, तो विजय थालापति नाम से ये ज़्यादा जाने जाते हैं। आगे देखें यहाँ पर हम लोग,
तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा, क्योंकि दोस्तों 1967 से एडीएमके का शासन तमिलनाडु में रहा है, लेकिन दोस्तों ये 2024 में विजय थालापति ने जो अपनी पार्टी बनाई और 2026 में ये सत्ता में आ गए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा था दोस्तों। तो इनकी पार्टी का नाम आपसे भी पूछ सकता है कि आखिर ये किस पार्टी से संबंधित है। तो इनकी पार्टी का नाम टीवीके है, तो याद रखे रहेंगे टीवीके। तो इस टमी झागा वेत्री कड़गम है। आगे देखें 20 वाले में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी दिशा निर्देश 2026 किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था पर आधारित है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत ये आधारित है, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बेस्ड पर है। ऑप्शन नंबर ये, तो विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था पर आधारित है, तो यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर बेस्ड है। थोड़ा आगे देखें तो 21 वाले में आपसे पूछा जा रहा है आंगन से संग्रहालय तक 60 वर्षों की यात्रा। आंगन से संग्रहालय तक 60 वर्षों की यात्रा, यह एक प्रदर्शनी लगी थी दोस्तों बिहार में। तो ये प्रदर्शनी किस कला शैली से संबंधित है, तो ये मधुबनी यानी मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। तो इसको याद रखे रहेंगे, आंगन से संग्रहालय तक 60 वर्षों की यात्रा मधुबनी यानी मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। यहाँ देखें अगर हम लोग 22 वाले में, तो देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी है। तो आपने अगर थोड़ा सा न्यूज़ अगर पढ़ा होगा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कुल एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य थे, तो 31 न्यायाधीश थे, 31 जज, लेकिन अब इनको सॉरी मैंने गलत बोला, 31 जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 थे। तो इन 34 को बढ़ाकर अब कितने करने के यहाँ पर निर्णय लिया गया है, तो 38 किया गया है, यानी 4 बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। 22वां का आपका कौन हो गया, ये सी हो जाएगा, 38। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ भारत का पहला कार्यात्मक यानी फंक्शनल पीएम मित्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, पीएम मित्र पार्क के बारे में। 10 मई 2026 को वारंगल यानी तेलंगाना का जो वारंगल शहर है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पीएम मित्र के तहत जो पहला फंक्शनल मतलब जो कार्य चालू हो गया है, वहाँ पर जो स्थापित हो गया उसके बारे में बात की जा रही है। आगे देखें यहाँ, तो पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों अन्नपूर्णा भंडार योजना एक सरकार लेकर आई है। उसके अंतर्गत जो इसके पात्र महिलाएं हैं, प्रति महीना कितनी राशि उनको दी जाएगी, तो 3000 देने का निर्णय लिया है सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी कि अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत उन महिलाओं को जो निराश्रित हैं, जिनको कोई घर में सहारा देने वाला पुरुष नहीं है कमाने वाला, तो उनको सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 3000 रुपया उन महिलाओं को देंगे। हालांकि जब ये चुनाव में घोषणा किया गया था तो सभी महिलाओं को लिए कहा, ऐसा नहीं बताया गया था कि सर उन्हीं को देंगे, लेकिन जब देने की बारी आई तो उन्होंने यहाँ पर कुछ शर्तें लगा दी कि सिर्फ इन्हीं को मिलेगा। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ त्वरित सुनवाई यानी स्पीडी ट्रायल यहाँ के बारे में दिया गया है। त्वरित सुनवाई को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की एक और दोस्तों दिशा निर्देश आई थी, वहाँ पर नोटिस आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो त्वरित सुनवाई आपकी, अगर आपके साथ कुछ होता है, आप कहीं किसी संस्था में इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो ये आपके अधिकार के हनन हो रहा है। तो त्वरित सुनवाई ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार के हिस्सा माना जाता है। तो अनुच्छेद 21 के तहत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई आपका माना गया है मौलिक अधिकार में। तो वन केस वन डेटा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये वन केस वन डेटा क्या है कि जैसे क्या होता है दोस्तों, हम लोग निचली अदालत में कोई केस जाता है, फिर वहाँ से जैसे यहाँ से निचली अदालत में कोई केस गया, फिर यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट में गया, यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर अलग अलग जब कोर्ट में जाता है
तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग फाइल तैयार करते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर एक ही फाइल जो है हर जगह पर शिफ्ट होकर जाएगी। तो यही पर यहाँ पर किया गया है एकीकृत न्यायिक डेटा प्रणाली बनाना। तो वन केस वन डेटा, यानी आपका डेटा वही रहे, केस एक है तो आपका डाटा भी एक रहना चाहिए, हर स्टेज पे आपको नया डाटा नहीं बनाना पड़ेगा। तो यही है एकीकृत न्यायिक डेटा प्रणाली बनाना। आगे जरा देखें हम लोग, इंडिया एआई मिशन, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। इंडिया एआई मिशन ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर किस पर किए हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है भाषणी, भाषणी नहीं है, कार्य पे किया है। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, कार्य। तो एआई इंडिया मिशन ने कार्य के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो ये कार्य यहाँ पर क्या होगा है, तो आप लोगों ने इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये कार्य यहाँ पर एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी बिना लाभ के ये काम करता है, सामाजिक उद्यम है, जो भारतीय भाषाओं में डेटा संकलन, लेखन और ये सब कार्य करता है वहाँ पर। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ ये जो 28 वाला प्रश्न है, इसमें आपको दिया है कलक्कड़ल। तो ये एक तमिल शब्द है दोस्तों ये। तो ये कलक्कड़, ये जो है इसका मतलब होता है दोस्तों जो समुद्र से भारी तूफान, समुद्र के तटों पर भारी भरकम तूफान आती है, समुद्री तरंगों वाली जो तूफान आती है, इसका मतलब वही है। यह किस शब्द से लिया गया है, तो यह मलयालम शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये सी हो जाएगा। तो यहाँ आपसे देखिए पूछा जा रहा है कलाम एंड कवच 3, कलाम एंड कवच 3 सम्मेलन की थीम क्या है? तो दोस्तों इसका सम्मेलन की थीम टेकिंग JAI फॉरवर्ड विथ I2, यहाँ पर ये I2 है यानी डबल आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आई का यहाँ का मतलब जो हुआ, यहाँ पर इंडिजेनेसिस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसका नाम है। तो यहाँ पर इसको याद रखे रहेंगे, टेकिंग J फॉरवर्ड I2। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें, अगर भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड, भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का विकास किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा। आगे यहाँ देखें सीबीआई द्वारा साइबर धोखाधड़ी और फर्जी, सीबीआई द्वारा साइबर धोखाधड़ी और फर्जी डिजिटल अरेस्ट के बचाव के लिए जो शुरू किया गया AI आधारित प्रणाली है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम अभय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, अभय। अभय के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया होगा जब उस समय ये चर्चा में आया था कि जो सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी और फर्जी डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए जो शुरू किया गया है अपना पहल, तो अभय है। यहाँ देखिए 32 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन किस थीम के अंतर्गत किया गया? तो किस थीम के अंतर्गत किया गया? तो यहाँ पर बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग यहाँ देखें, आगे अगर देखें तो आपसे जो पूछा है 33 वाले में जो पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में धार स्थित भोजनशाला कमल मौला परिसर को किसका मंदिर घोषित किया है? तो ये दोस्तों ये जो मंदिर घोषित किया है, ये माँ सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया उन्होंने। एक 11वीं शताब्दी का दोस्तों यह एक तरह से ढांचा था। तो ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये धार में जो स्थित भोजनशाला कमाल मौला परिसर था, तो इसको देवी वाग्देवी यानी माँ सरस्वती को यहाँ पर मंदिर घोषित कर दिया है। तो यहाँ अगर 34 वाले को अगर देखें तो 10 मई 2026 को केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों जानते हैं वहाँ कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार बनी है, तो वहाँ ये जो VD सतीशन ने वहाँ पर ये शपथ ली है मुख्यमंत्री केरल के। आगे देखें, अहमदाबाद में स्थापित मिलियन माइंड्स टेक पार्क का प्रमुख फोकस निम्नलिखित में से किस पर है? तो मिलियन माइंड्स टेक पार्क का प्रमुख फोकस निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो क्या केवल IT सेवाओं पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या कृषि अनुसंधान पर? इस पर भी नहीं। उभरती प्रौद्योगिकियों एवं GCCI पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। 35 का कौन हो जाएगा? सी। देख कर ही लग रहा है भाई मिलियन माइंड्स टेक पार्क टेक से संबंधित है, तो यहाँ भी टेक है, तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे, हाँ यही होगा। आगे देखें हम लोग अगर 36 में,
तो कह रहे हैं कि हाल ही में भारत को वापस की गई चोल कालीन यानी चोल जो वंश था उसके समय की ये लीडन प्लेट्स एक तरह के दोस्तों ताम्रपत्र है जो चोल काल से संबंधित है। ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भाई नाम में भी चोल है, आप थोड़ा सा अंदाजिया लगाएंगे तो कह देंगे ये चोल कालीन ताम्रपत्र अभिलेख है जो वहाँ पर ये वापस की गई है भारत को। आगे जरा देखें हम लोग। अभी आपसे ये भी पूछा सकता है कि आखिर ये मतलब किस देश ने भारत को वापस किया है, तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे? यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको बता दें तो अगर आपसे पूछ ले कि आखिर ये किस देश ने भारत को वापस किया है तो वो नीदरलैंड ने किया है। कौन ने किया है? नीदरलैंड। तो ये सबको याद रखें, कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखें अगर हम लोग 37 वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है कि निजी क्षेत्र में पहला समुद्री गैस टरबाइन स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है? क्यों समझौता किया है? निजी क्षेत्र में पहला समुद्री गैस टरबाइन स्थापित करने के लिए। तो वहाँ पर ये आपसे बताया जा रहा है, तो वो भारत फोर्ज लिमिटेड ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। देखें भारत का अगला कह रहे हैं आपसे, भारत का पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पोर्टफोलियो किस राज्य ने बनाया है? तो भारत का पहला समर्पित कृत्रिम AI यानी जो आर्टिफिशियल AI पोर्टफोलियो किस राज्य ने बनाया है? तो यहाँ ये तो कर्नाटक नहीं, तेलंगाना नहीं, केरल ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ये तेलंगाना ने बनाया है, ये केरल ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 38 का यही हो जाएगा, केरल। यहाँ देखें आपसे एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर आपसे मिला है। यहाँ देखें, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मुख्यतः किन मौलिक अधिकारों से उत्पन्न हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दोस्तों उनका बयान आया था कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मुख्यतः किन मौलिक अधिकारों से उत्पन्न ये रखता है। तो मेरे भाई किससे रखता है? वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप लोग पढ़े भी होंगे। वाक् एवं अभिव्यक्ति तथा शांतिपूर्ण सभा का स्वतंत्रता जो है इसी से संबंधित है, और किससे होगा? यहाँ अगर हम लोग देखें, जीवन आपको दिया है, तो जीवन किस वर्ग के कल्याण के लिए लॉन्च किया गया है? जीवन एक ऐप है, यह ऐप किस वर्ग के कल्याण के लिए लॉन्च किया गया है? तो क्या विकलांगों के लिए? नहीं, विकलांग के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। केरल दोस्तों, केरल ने लॉन्च किया है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो केरल ने कहा है दोस्तों कि आज की जो बहुत बड़ी युवा आबादी है देश में, हम लोग बहुत ज़्यादा उछलते कूदते हैं जिसको लेकर, आज यही बेरोजगार है, शादी विवाह अभी तक हुआ नहीं, 30-32 के आसपास है। आने वाले समय में यही पीढ़ी जब बूढ़ी होगी तो हमारे पास युवा नहीं बचेंगे। तो इसलिए दोस्तों वह नागरिकों को एक ऐप उन्होंने बनाया है, जो वरिष्ठ नागरिक है उनको कल्याण के लिए, कि आने वाले समय में उनका अच्छे से कल्याण हो सके। देखें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी इससे संबंधित एक सवाल आया था, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट किस मतलब मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो क्या ये विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो नहीं, आप इसे, क्योंकि आप जो नहीं जानते हैं तो उसको पहले से ही आप हटा दीजिए, तो उसे हटा देंगे तो आपका काम बड़े आसानी से बन जाएगा। रक्षा मंत्रालय भी नहीं यहाँ पर, ये गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्मार्ट बॉर्डर वगैरह एरिया ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप जैसे ही बॉर्डर एरिया देखें तो भाई वो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, तो उन्हीं के ये अंतर्गत ये आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ आपका। आगे अगर देखें, यहाँ राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वही मेरे भाई चड्ढा साहब को, जो राज्यसभा से कई सारे सांसदों को ले जाकर भाजपा में विलय करके उन्होंने अपना स्थान वहाँ पर बना लिया और अपने आप को सुरक्षित भी कर लिया बड़े बढ़िया तरीके से, और राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष उनको बना दिया गया। याचिका समिति के नए जो याचिका समिति के अध्यक्ष होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको सदन तक लाकर रखना होता है। अब मुद्दे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मुद्दे रखने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, रखेंगे या फिर नाम मात्र के लिए बनाए गए हैं, ये देखने वाला समय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका। आगे अगर हम लोग 43 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग
तो म्यांमार के राष्ट्रपति भी आए थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? मिन आंग हाइंग। इनके संदर्भ में रुपया क्यात, रुपया क्यात का यहाँ मतलब क्या है? रुपया जो है वो भारत का दोस्तों करेंसी है और क्यात म्यांमार का है। तो उसके निपटान तंत्र पहली बार कब परिचालित किया गया था? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, अभी मैं बता देता हूँ। 2024 में ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है? रुपया क्यात निपटान तंत्र। यानी क्या होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो संभवतः वह एक तीसरी मुद्रा यानी डॉलर का वहाँ पर दोस्तों ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को। तो इन्होंने आपस में ये बात किया कि आप अपनी मुद्रा में हमको पेमेंट कर दीजिएगा व्यापार में, हम अपनी मुद्रा में कर देंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर यही यहाँ पर है मामला। आगे ज़रा देखें, अगला आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतवर्ष 2026 के 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की मेज़बानी किस शहर में करेगा? तो मेरे भाई दिल्ली में करेगा अपने, इसीलिए तो चर्चा में आया। ऑप्शन नंबर सी, भारत 2026 में अपने 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेज़बानी अपनी दिल्ली में करने वाला है। तो ऐसे सवाल दूसरे देश में होता है तो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है, जब कोई चीज़ अपने यहाँ होती है तो वो ज़्यादा चर्चा में आ जाता है, तो इसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, चर्चा में रहा स्वप्रेरित न्यायिक संज्ञान। बहुत अच्छा दोस्तों सवाल है। स्वप्रेरित न्यायिक संज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में सुयो मोटू कॉग्निजेंस कह देते हैं, तो यह किससे संबंधित है? अब तक आप लोग जानते होंगे PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि कोई एक आम आदमी जो उसके निजी मामले से संबंधित नहीं होता है, जन कल्याण की भावना से, वो किसी मुद्दे को उठा सकता है और कोर्ट उस पर विचार करेगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोग उठा नहीं पाते हैं, तो वहाँ से वो धूल उठती नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कोर्ट अपने मन से अगर लगेगा हाँ यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ये मामले को उठाना है, तो वह बिना किसी के PIL के अपने आप उस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगी। तो यही है न्यायालय द्वारा स्वयं पहल पर कार्रवाई करना। ऑप्शन नंबर बी बड़ा अच्छा है, ये है। आगे अगर हम लोग देखें तो हाल ही में 37वां स्थापना दिवस मनाने वाला प्रोजेक्ट उदयक किस संगठन के क्षेत्रीय परियोजना है? तो दोस्तों अभी मैंने जो बताया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो BRO है, जो बॉर्डर एरिया पर रोड वगैरह बनाना मैनेजमेंट करने कार्य करता है, इसी का दोस्तों एक संगठन है, ये प्रोजेक्ट उदयक। तो इसी ने किस क्षेत्रीय परियोजना है? तो ये BRO की क्षेत्रीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, 46 का आपका बी हुआ। आगे अगर यहाँ हम लोग देखें 47 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, मिशन सने हजोरी किस राज्य के मूंगा रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है? बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। मिशन सने हजोरी किस राज्य के मूंगा रेशम को उत्पादित करने के पुनर्जीवित किया गया है? तो वही मूंगा रेशम कहाँ? मूंगा रेशम का नाम देखते ही आप तुरंत असम पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है यहाँ। तो यहाँ देखोगे अगर 48 वाला, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार राइट टू बी फॉरगेटन को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार माना है? निजता का अधिकार आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, अनुच्छेद 21 में होता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी कुछ ऐसे पोस्ट या जो भी पोस्ट वगैरह हैं सोशल मीडिया पर, तो आप एक समय आएगा तो आप उसे हटाने का अधिकार भी दिया जाएगा। तो यही है दोस्तों आप भूल जाने का अधिकार। आपके बारे में कुछ लिखा गया है या फिर आपके बारे में कोई आपकी इमेज है या फिर आपको कुछ वीडियोस हैं, जो कुछ भी हो, तो आप एक समय के बाद आप उसे हटा सकते हैं कि आप हटा देंगे तो किसी को याद नहीं रहेगा आप पहले क्या थे। तो यही है भूल जाने का अधिकार। तो ये निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत उन्होंने निजता के अधिकार का हिस्सा माना। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ 49 वाले में आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2025 पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ आपसे उस विभाग के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये किस विभाग के बारे में किस विभाग के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो उस विभाग का नाम यहाँ बताना है। तो विभाग का नाम मेरे भाई स्वाभाविक सी बात है DARPG के द्वारा किया गया है, यानी प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा शिकायत विभाग। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला यहाँ देखें, टॉफ़ी टाइप का नाम कुछ आपको दिया है, टॉफ़ी
एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऐसे याद कर लीजिए इसको, कोई नशा अगर छोड़ना चाहे नहीं छोड़ पाता है तो लोग कहते हैं भाई तुम गुटखा मत खाओ, कुछ समय के लिए मुंह में टॉफ़ी भर लो, तुम्हारी आदत छूट जाएगी। तो यही है, यानी ये क्या है टॉफ़ी, ये नशा वशा छुड़ाने संबंधित है। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान यानी टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो तंबाकू वगैरह छुड़ाने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी होगा। आगे देखें, यहाँ पर देखें 51 50, अच्छा एक ज़्यादा हो गया है। 1 जून 2026 से पूर्ण रूप से कार्यात्मक यानी कंप्लीटली फंक्शनल बना दिए दक्षिणी तट रेलवे का भारत का कौन सा जोन है? तो 18वां है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों हमने यहाँ पर कुल लगभग 50 प्रश्न देख लिया जो आपके आने वाले किसी भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो या फिर आपको कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण साबित होंगे। महत्वपूर्ण संस्थाओं के स्रोतों से ये प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आप इनको पूरा मंथन करें, ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न थे ये सब राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से संबंधित थी। तो ये राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से संबंधित यहाँ पर करंट अफेयर्स के सवाल थे। इसके पहले मैं कल आपको बिहार स्पेशल का भी करवा दिया था। अभी दोस्तों ऐसे ही हम सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। जैसे अभी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं, आईटी से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित है, ऐतिहासिक संबंधित है, जियोग्राफी संबंधित हैं। तो ये सब चीज़ों से अभी जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ये सेक्शनल टाइप में, वो हम लेकर आएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।